हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्लेटो या अफलातून प्राचीन यूनान के अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक थे और पश्चिमी परंपरा में सबसे पहला उन्हें व्यवस्थित राजनीति सिद्धांतकार माना जाता है। और उसने राजनीति की ऐसी समस्याओं पर विचार किया जो आज के युग में भी बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगी और युग युगांतर तक उतना ही उसका प्रभाव बना रहेगा। तो प्लेटो का जन्म जैसा कि कुलीन परिवार में हुआ था, यूनानी राजनीतिक दार्शनिक और जिसे राजनीतिक प्राचीन राजनीति दर्शन का पिता माना जाता है। ठीक है। और प्लेटो का जन्म 428, ठीक है, 428 ईस्वी पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था और इनका वास्तविक नाम था इरेस्टोक्लीज। और चौड़े कंधे और काफी देखने में हुष्ट पुष्ट शरीर, सुंदर, और उसी की वजह से उनको सुकरात ने प्लेटो का नाम दिया और लोग उन्हें उसी वजह से अफलातून भी कहा करते थे। ठीक है। और प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना है द रिपब्लिक और इसके अंतर्गत प्लेटो ने द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ भी लिखे जो आदर्श राज्य की व्याख्या करते हैं। और अपने इसी सब प्लेटो को और नामक ग्रंथ लिखे और जो आदर्श राज की व्याख्या करते हैं। और प्लेटो ने अपनी किताब में सुकरात को जो दिए गए विष थे उसके दौरान जो वार्तालाप है उसका भी प्लेटो ने उल्लेख किया है। ठीक है। और जो विष दिया गया था सुकरात को, सुकरात प्लेटो के जो गुरु थे। ठीक है। और सुकरात और सुकरात की अद्भुत तर्क विद्या ने उसके मन को आकर्षित किया, जबकि प्लेटो जो था वह काफी अमीर घराने से था, काफी कुलीन घराने से था। और कहते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसे उत्तराधिकार में मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुकरात की जो तर्क विद्या थी वो प्लेटो को उसने आकर्षित किया। तर्क विद्या ने प्लेटो के सुकरात के। और जब सुकरात को प्राण दंड दिया गया था 399 में, तब तक सुकरात की वह छत्र छाया में ही रहा था, लेकिन सुकरात की मृत्यु के पास उसका मन वहां से उचट गया और वह फिर यूनान, मिस्र और इटली आदि की यात्रा उसने की। और कहा जाता है कि वह भारत भी आया था, ऐसी बात भी की जाती है। और उसने यहाँ आकर वेदांत की शिक्षा ली। और यह केवल सहयोग की बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि न्याय के संबंध में प्लेटो के जो विचार हैं वो धर्म के संबंध में भारतीय जो चिंतन है, प्राचीन भारतीय चिंतन, उससे बहुत मिलते जुलते भी हैं। और अब प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को साकार रूप देने के लिए आदर्श राज्य की संकल्पना उसने प्रस्तुत की और इसका विवरण अपनी जो ग्रंथ है द रिपब्लिक में उसने दिया। और कहा जाता है कि समाज का, उसने कहा कि समाज का उद्धार तभी हो सकता है जब शासन की बागडोर दार्शनिकों को हाथों में दे दी जाए, या फिर शासक जो है वो स्वयं दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके दार्शनिक बन जाए। और उसकी इन्हीं सब चीजों से प्रभावित होकर प्लेटो को सिसिली की राजधानी सिराक्यूज में शासक थे डायोनीशियस। ठीक है। डायोनीशियस शासक थे और जिसने प्लेटो को बुलाया और कहने लगा, वहां पे अपने उसने आने का निमंत्रण दिया और प्लेटो ने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन उसका प्रयोग सफल नहीं हुआ। उसने कहा कि हमारे राज्य को भी कल्पना के अनुरूप आदर्श राज्य में परिणित कर दिया जाए, क्योंकि डायोनीसियस जो था वो बहुत क्रूर शासक था। और जब उसे यह पता चला कि दार्शनिक बनने के लिए अत्यंत हमें दार्शनिक बनना पड़ेगा और शासन भी छोड़ना पड़ेगा और दार्शनिक बनने के लिए अत्यंत कठोर जो अनुशासन है उससे गुजरना पड़ेगा, तो फिर उसके और जो है वो बहुत क्रुद्ध हुआ और उस पर उसमें और प्लेटो में फिर काफी मतभेद हुआ और कटु उनसे संघर्ष भी हुआ। और कहा जाता है कि इसी बात से नाराज होकर डायोनिशियस ने प्लेटो को दास बनाकर बेच दिया था। और जो है प्लेटो के एक मित्र ने उसे उसी से खरीदा था और फिर बाद में उसको आजाद कर दिया था। तो प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना। निगमनात्मक पद्धति जैसा कि सामान्य से विशिष्ट, यानी पहले सरल चीजों को बताना, फिर उसके बाद कठिन की ओर बढ़ना और निष्कर्ष निकालना, और आगमनात्मक पद्धति जो है विशिष्ट से समष्टि की ओर। ठीक है। और इसमें निकालना है। और स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख है। लॉज में अपने अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। प्लेटो स्टेट्समैन में विधि के शासन की बात करता है
और प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य में दो प्रकार के नगर राज्य पाए जाते हैं और प्लेटो के सभी ग्रंथ जो है वो किसमें हैं, वो संवाद शैली में है। सुकरात जो प्लेटो के गुरु थे, वो प्लेटो उनके संपर्क में अपनी युवावस्था में आया था और सुकरात की जो तर्क विद्या थी उसकी गहरी छाप प्लेटो के मन मस्तिष्क पर देखने को मिलती है, जो कि उसने रिपब्लिक यानी राज व्यवस्था जो कि संवाद शैली में है यानी बातचीत पर आधारित है और इस पे उसमें झलक मिलती है। और सुकरात भ्रमणशील थे और जहां जहां घूमते वहां चारों ओर युवकों और विद्वानों की भीड़ इकट्ठी कर लेते थे और उनसे क्या करते थे, प्रश्न करते थे। इसीलिए सुकरात की जो विधि है उसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। सुकरात विधि या प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, ये भी कहा जाता है क्योंकि वो लोगों से प्रश्न पूछते थे। और प्लेटो शुरू से ही सुकरात की मंडली का एक सदस्य था और अपने गुरु की बातों में विशेषतः एथेंस के लोकतंत्र की आलोचना में वह विशेष रस भी लेता था। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, मीनो, सीक्रेट डायलॉग्स, ठीक है, ये सारी इनकी एपोलॉजी, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। फेडो, ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये प्लेटो की। प्लेटो की चिंतन विधि क्या थी? प्लेटो ने अपने अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति के साथ कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी इसने प्रयोग किया है। सुकरात ने देखिए कोई भी स्वयं ग्रंथ नहीं लिखा था और वह मौखिक विवेचन करता था जिसके माध्यम से द्वंद्वात्मक पद्धति को विकसित किया गया और प्लेटो ने अपने लेखन में उसका प्रयोग किया है क्योंकि सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। ठीक है, और जो भी प्लेटो की अधिकांश कृतियां उस संवादात्मक शैली में प्रस्तुत की गई जिसमें सुकरात को प्रमुख वक्ता की भूमिका सौंपी गई है। ठीक है, और इन संवादों में भाग लेने वाले पात्र उसके समकालीन या पूर्ववर्ती विचारक हैं और प्लेटो ने उन सभी दार्शनिक विचारों और सिद्धांतों का निरूपण किया जिनका वह परीक्षण करना चाहता था। ठीक है, अब प्लेटो को सुकरात की दूसरी महत्वपूर्ण दिन थी दृष्टांतों का प्रयोग। ठीक है, किसका प्रयोग? दृष्टांतों का प्रयोग। और सुकरात के पद चिन्हों पर चलते हुए प्लेटो ने नैतिकता, राजनीति, आदर्श जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कला के क्षेत्र में दृष्टांतों का उसने चयन किया है और कहीं प्रकृति के क्षेत्र से। ठीक है, और उसने तर्क दिया कि जब हम स्वास्थ्य के विकारों को दूर करने के लिए कुशल चिकित्सक की शरण में जाते हैं, ठीक है, जब हम स्वास्थ्य की विकारों को दूर करने के लिए एक कुशल चिकित्सक की शरण में जाते हैं तो जूता बनवाने जैसे साधारण काम के लिए किसी अनुभवी कारीगर को ढूंढते हैं, तब राज्य के मामलों को साधारण व्यक्तियों के हाथों में सौंपना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। तो आप कह सकते हैं कि आज के समय में कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए और जो जरूरत के सामान है हम उसके लिए किसको ढूंढते हैं, एक कारीगर को ढूंढते हैं, एक पढ़े लिखे इंसान को ढूंढते हैं, लेकिन हम शासन की बागडोर किसके हाथों में सौंप देते हैं? अनपढ़ के हाथों में भी सौंप देते हैं, जो है सौंप देते हैं हम, और उसका नतीजा फिर हमें ही भुगतना पड़ता है। तो इसने कितनी अच्छी बात कही थी, कितने समय पहले की बात है, आप समझ सकते हैं। तो प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षिक संस्था की भी स्थापना की 386 ईस्वी पूर्व में, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त है। और प्लेटो जैसा कि सुकरात का शिष्य था और सुकरात के विचार से अत्यधिक प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है। ठीक है, और प्लेटो के विचार अनुसार विचार यानी आइडिया समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की क्या है, छाया मात्र है, इसीलिए यथार्थ विश्व विचारों की क्या है, एक परछाई है। उनके अनुसार विश्व दो प्रकार के हैं, एक विचारों की दुनिया और दूसरी भौतिक व वास्तविक जो दुनिया है वो। ठीक है, तत्कालीन यूनानी युग में सत्य के संदर्भ में दो प्रकार के विचार प्रचलित थे। हेराक्लीस के अनुसार यह विश्व निरंतर क्या है, परिवर्तनशील है, और पैरामेडिस के अनुसार सत्य सदैव अस्थायी और परिवर्तनशील होता है, यानी अस्थायी होता है लेकिन परिवर्तनशील होता है। और प्लेटो ने उपरोक्त जो दोनों विचार थे उनके बीच क्या करा, उसको सामंजस्य स्थापित किया। उनके अनुसार क्या होता है, सत्य अस्थायी होता है, यानी सत्य तो अस्थायी होता है लेकिन जो उसकी परछाई होती है वो परिवर्तित होती रहती है, उसका परिवर्तन होता रहता है।
प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य एक आदर्श राज्य का निर्माण था, न कि तत्कालीन एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन करना था। यानी प्लेटो के जो चिंतन था उसका मूल उद्देश्य क्या था? एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। प्लेटो के अनुसार विचार क्या होते हैं? वो तत्व होते हैं और विचार सभी चीजों के सार होते हैं तथा वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। ठीक है। और प्लेटो का राजनीतिक चिंतन प्राचीन यूनानी दार्शनिकों की इस मान्यता से शुरू होता है कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है। ठीक है। और सदजीवन की सिद्धि के लिए वो बना रहता है। यानी राज्य जो है वो किस लिए आता है? वो जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और सदजीवन की सिद्धि के लिए वो बना रहता है। और प्लेटो ने तर्क दिया कि राज्य का उदय मानव मात्र की जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनसे होता है और प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। और यही कारण है कि मनुष्य मिलजुल कर राज्य या समाज बनाकर रहते हैं। ठीक है, ये उसने कही। और राज्य को सज्जीवन का साधन कैसे बनाया जाए, यहीं से न्याय की प्लेटो की तलाश जो है वो शुरू होती है। और यह तलाश शुरू होती है और जैसा कि प्लेटो का व्यक्ति के संबंध में विचार था कि प्लेटो ग्रीक यूनियन विचारक था और प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है तथा हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। और आत्मा के इन तीनों गुणों से समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ। विवेक की प्रधानता शासक, साहस की प्रधानता सैनिक और तृष्णा की प्रधानता यानी जो उत्पादक है। प्लेटो राज्य समाज में अंतर नहीं करता, वह इसे तीनों वर्गों का क्या मानता है? उसे समूह मानता है। और प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। और इन वर्गों के निर्धारण के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो के पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला माना गया है, आर्ट माना गया है और राजा को सामाजिकता से दूर कर तथा उसे सांसारिक जगत से दूर कर, यानी राजा जो है उसको सामाजिकता से दूर होना चाहिए, उसे सांसारिक जगत से दूर होना चाहिए, साम्यवाद की स्थापना का वह प्रयास किया है। शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य न्यायपूर्ण राज्य होगा और प्लेटो के अनुसार कोई धोबी, मोची, नाई राजा नहीं हो सकता। उसने यह बात भी कही थी। प्लेटो की राज्य के संबंध में क्या विचार थे? प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है और किसी वास्तविक राज्य की नहीं। ठीक है, यानी आदर्श राज्य की व्याख्या करता है जिसे कल्पना लोक भी कहा जा सकता है। और ऐसी काल्पनिक व्यवस्था जिसमें सब कुछ सर्वगुण संपन्न यानी परफेक्ट होता है और सब और सुख का साम्राज्य होता है। और यह व्यवस्था कल्पना के स्तर पर अत्यंत चिंता जो है कर्षक हो सकती, परंतु व्यवहार के धरातल पे देखा जाए तो वह साकार करना संभव नहीं हो सकता। ठीक है। उसके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है और राज्य की प्रगति आंगिक, जैविक या सावयवी है। और प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को उसने प्राथमिकता दी है, यानी व्यक्ति को नहीं राज्य को प्राथमिकता प्लेटो ने दी है। और रिपब्लिक के प्रधान पात्र हैं पोलीमार्कस, एंडीमेंटस और ग्लोकन। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य एक प्राकृतिक संस्था और यह विकास का परिणाम है प्लेटो के अनुसार, और यह स्वाभाविक संस्था और प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है। प्लेटो के राज्य में विधि और दंड को कोई स्थान नहीं है, यानी कानून और दंड का स्थान नहीं है। प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है और जो वास्तविकता को देखता है। और प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। ठीक है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है और प्लेटो प्रथमतः तत्कालिक यूनानी समाज में प्रचलित न्याय सिद्धांत है उसका वो खंडन करता है जिसका प्रतिपादन सोफिस्ट पोलीमार्कस, थ्रेसिमेकस और ग्लूकोन ने किया था। और प्लेटो ने संवाद शैली में रिपब्लिक लिखते हुए न्याय की सोफिस्ट धारणा का पूर्णतः खंडन किया
और बार्कर के अनुसार प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी या भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया और सोफिस्ट विचारक मूलतः भौतिकवादी उपयोगिता थी, जो उपयोगितावादी थे। और अगर बात की जाए प्लेटो के न्याय की, जहां से उसके न्याय की तलाश शुरू हो जाती है, तो यह चर्चा जो है एक संपन्न कुलीन व्यक्ति किसके घर से शुरू होती है, सेफालस के घर से शुरू होती है, जिसमें सुकरात के अलावा प्लेटो के भाई ग्लोकन, एंटीमेटस और थ्रेसीमेकस, जो अभी हमने तीनों दिखाए थे, बात की थी, वो होते हैं उसमें प्लेटो के भाई और भाग लेते हैं। और सुकरात प्रमुख वक्ता होता है उसमें, क्योंकि इसने अपनी जो प्लेटो ने बुकें लिखी हैं उसमें वक्ता के रूप में उसको दिखाया है सुकरात को। तो वह वक्ता होता है और सुकरात प्रश्न करता है कि, ठीक है, प्लेटो के अपने विचारों का जो प्रतिनिधि है, सुकरात प्रश्न करता है कि आपके विचार से आपके धन संपत्ति से मुख्य लाभ क्या मिला। शेफालस से शुरुआत करता है और शेफालस उत्तर देता है कि धन संपत्ति हमें उदार, सच्चरित्र और न्यायपरायण बनाती है। तब सुकरात पूछता है कि न्याय से आप क्या समझते हैं। शेफालस जो होता है वो परंपरावादी दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहता है, लगता है न्याय सत्य बोलने से अपना ऋण चुकाने में निहित है। यानी न्याय का मतलब सत्य बोलना और ऋण चुकाना, अगर आपने किसी से कर लिया वो चुकाना ही न्याय है। सुकरात एक के बाद एक तर्क को काटता चला जाता है और यहाँ तक कि थ्रेसीमेस्कस जो होता है वह झुझलाकर उसे सुना देता है, आप दूसरों के तर्क काट देने में ही अपना गर्व क्यों अनुभव करते हैं, क्या आप स्वयं भी किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, थ्रेसीमेकस कहता है। परंतु सुकरात अपने प्रश्नों की बौछार में कोई भी वर्ड ढील नहीं देता है। तब थ्रेसीमेकस सुक्षुब्ध होकर ये वर्ड ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट भी करिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो थ्रेसीमेकस क्षुब्ध होकर कहता है कि मेरा दावा है जिसके पास शक्ति है उसके अधिकार को ही वो मान्यता दी जाती है। यानी शक्ति की बातें करता है थ्रेसीमेकस, ठीक है। तो ये कहता है कि जिसके पास शक्ति है उसके अधिकार को ही मान्यता दी जाती है और शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ठीक है। ये पॉइंट कि शक्तिशाली का जो हित है वही न्याय है, ये कहता है कौन, ये कहता है थ्रेसीमेकस, ठीक है। और वह तर्क देता है कि सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए नियम बनाती है और उनका उल्लंघन करने वालों को क्या करती है, उसको दंड देती है, ठीक है। जिसमें नियम और न्याय निर्बल लोगों को बस में रखने के लिए बने होते हैं। जो निर्बल लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, उनमें उनको अपने बस में रखने के लिए नियम बने होते हैं। और शक्तिशाली जो है, ये अपना तर्क देता है थ्रेसीमेकस, जो शक्तिशाली लोग होते हैं उन पर इन नियमों का कोई भी असर नहीं होता, इन बंधनों का, ठीक है। तो बात सही कहता है उस हिसाब से कि जो कानून बने होते हैं, नियम बने होते हैं, वो निर्बलों के लिए, कमजोरों के लिए बने होते हैं। जो लोग सबल होते हैं उनके लिए इन कानूनों का, इनका कोई भी ज्यादा मायने नहीं होता। नियम और न्याय निर्बल लोगों को बस में रखने के लिए बने और शक्तिशाली पर इनका कोई बंधन नहीं होगा। सुकरात थ्रेसीमेकस के इस तर्क को भी क्या करता है, सुकरात काट देता है, ठीक है। इसके बाद ग्लोकन जो होता है तीसरा भाई उसका, ग्लोकन से अपने विचार प्रस्तुत सुकरात करता है और कहता है कि मनुष्य सर्वत्र अपना सुख ढूंढता है, अतः आत्म उन्नति ही न्याय है, ठीक है। यदि दूसरों को सता कर अपना स्वार्थ, यानी न्याय के ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि न्याय क्या है, तो वह यदि दूसरों को सता कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना लगातार संभव हो तो इसे शुभ मान सकते हैं। परंतु ऐसा नियम बनाने देने पर बलवान निर्बल को सताने लगेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को अपने से बलवान व्यक्ति का भय बना रहेगा और इस भय के निवारण के लिए आचार संहिता बनाई जाती है और अतः न्याय भय की क्या है, संतान है। ये कहता है ग्लोकन कि जो न्याय है वो क्या है, वो भय की संतान है। और जबकि थ्रेसीमेस्कस कहता है कि शक्तिशाली जो है वही न्याय है, शक्तिशाली का जो हित है वो न्याय है। और ये कहता है कि ये जो ग्लोकन होता है, ठीक है, ये कहता है कि अतः भय की संतान है न्याय जो है, ठीक है। सुकरात इससे भी संतुष्ट नहीं होता है और अंत में सुकरात अपना विचार रखता है और कहता है कि न्याय व्यक्तियों का परस्पर क्या है, संबंध है, रिलेशंस है, जो कि सामाजिक संगठन पर आश्रित है, अतः समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त होगा।
व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। जैसे दृष्टि के परीक्षण के लिए शुरू में बड़े बड़े अक्षर पढ़वाए जाते हैं। जब दृष्टि नेत्र परीक्षण होता है, आपने देखा होगा जब हम कई बार चश्मे बनवाने जाते हैं तो पहले वो बड़े बड़े अक्षरों को पढ़वाते हैं। तो कहता है कि जैसे दृष्टि के परीक्षण के लिए शुरू में बड़े बड़े अक्षर पढ़वाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे अक्षर पढ़वाए जाते हैं, और वैसे ही पहले हमें न्यायपूर्ण राज्य की संकल्पना करनी चाहिए, फिर न्यायपूर्ण व्यक्ति की संकल्पना करना सुगम हो जाएगा। पहले हमें न्यायपूर्ण राज्य की संकल्पना करनी चाहिए, फिर न्यायपूर्ण जो व्यक्ति है उसकी सुकल्पना करना सुगम हो जाएगा। परंतु जो राज्य यथार्थ जगत में हमें देखने को मिलते हैं वे अपूर्ण है, अतः वे न्याय के सिद्धांत का विकृत जो रूप है उसे प्रस्तुत करते हैं। हम जानते हैं कि किसी फलक पर त्रिभुज की आकृति बना देने पर वह त्रिभुज के रूप में त्रिभुज के शुद्ध रूप को व्यक्त नहीं करती है, परंतु त्रिभुज से संबंधित सिद्धांतों को समझने के लिए हमें त्रिभुज के आदर्श रूप की क्या होगी, कल्पना करनी होगी। और इसी तरह राज्य के सिद्धांतों की सही सही जानकारी के लिए आदर्श राज्य का निरूपण जो है वो आवश्यक हो जाएगा, और चूंकि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है ये कहा था। ठीक है। और प्लेटो के अनुसार मनुष्य के व्यवहार के 3 मुख्य स्रोत हैं, इच्छा, तृष्णा या भावना या मनोवैज्ञानिक ज्ञान। ठीक है। और सोफिस्ट विचारकों में जैसा कि कैफिलिस के अनुसार सत्य बोलना ऋण चुकाना न्याय है, प्लेटो ने इस मान्यता खंडन किया, तथा प्लेटो के अनुसार पूर्ण सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता। पोलीमार्कस के अनुसार शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है, पोलीमार्कस कहता है। और प्लेटो के अनुसार न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं है। ठीक है। अपने दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। और थ्रेसिमेकस ने न्याय की अमूलवाद धारणा प्रस्तुत करते हुए जैसा कि कहा था कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई ही न्याय है, जबकि प्लेटो के अनुसार समूचे समाज की भलाई ही न्याय है और किसी व्यक्ति विशेष वर्ग मात्र की नहीं। प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति की बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज्यादा है, तथा एक अन्यायी व्यक्ति की बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज्यादा है। और जैसा कि ग्लूकोन न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का परिणाम है और उसके अनुसार न्याय अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। ग्लूकोन की मान्यता हॉब्स के समान प्रतीत होती है। जो ग्लूकोन मान्यता देता है उसकी जो मान्यता है वो हॉब्स थॉमस हॉब्स जो था उसके समान प्रतीत होती है। और प्लेटो ने इस मान्यता का भी खंडन करते हुए कहा कि न्याय बाह्य नहीं है बल्कि आंतरिक होता है और यह कृत्रिम रूप में निर्मित नहीं हो सकता, जबकि यह मानव आत्मा की शर्त है और जिसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव। और न्याय के 2 पहलू हैं, पहला व्यक्तिगत स्तर पर, दूसरा सामाजिक स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर न्याय की बात की जाए तो आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य ही न्याय है, यानी साहस, वासना व विवेक के द्वारा जो निर्देशित होते हैं। सामाजिक स्तर पर न्याय समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। ठीक है, इंटरफेयर न करना। प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना क्या है? द रिपब्लिक है। उसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? अधिकारों पर आधारित है, राइट्स पर आधारित है। आधुनिक राज्य की संकल्पना। प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के 3 वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है, जबकि आधुनिक न्याय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। प्लेटो का जो न्याय है नैतिकता से परिचालित है, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है, कानून द्वारा परिचालित है। और प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता या अधिकार की कोई संकल्पना नहीं है। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक बताए गए सरकार के विभिन्न रूप। रिपब्लिक अभिजात तंत्र, सैनिक तंत्र, अधनिक तंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश तंत्र। शासन प्रणाली की बात की जाए तो प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना है। ठीक है, और उनके अनुसार राजतंत्र प्रणाली जो है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। प्लेटो के अनुसार शासन क्या है? ये कला है और उसने दार्शनिक राजा का समर्थन किया। और सेबाइन ने प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने काफी कवर की हैं और अभी एक पार्ट इसका और बनेगा अगला, थोड़ा सा न्याय के बारे में और जो है डिटेल में। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और दूसरी वीडियो भी देखिएगा, आपका प्लेटो अच्छी तरीके से पूरा
जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपको भूलेंगे भी नहीं आप। और जो इम्पोर्टेंट चीजें बताती हूँ प्लीज उसे जरूर नोट करा करें, और जिससे आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट लेकर फिर आती हूँ आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।